नमस्कार, मैं राघव कुमार आपको बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जब भी हम भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में बड़े बड़े नाम आते हैं, जैसे कि मारुति, हुंडई। लेकिन इस पूरे ऑटोमोबाइल थीम के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि कुछ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं। ये कंपोनेंट्स ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि पूरे व्हीकल्स को कस्टमर्स को सप्लाई करती हैं। कुछ टाइम पहले मैंने ऐसी एक कंपनी आपके साथ डिस्कस की थी और इसको मैंने अपनी मल्टीबैगर वर्कशॉप में इस पूरे सेगमेंट को और इस कंपनी को एज केस स्टडी भी पुट अप किया था। वहाँ से ये स्टॉक करीब 7 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। पिछले 3-3.5 साल के अंदर 700% की एप्रिसिएशन इस कंपनी में रही है, यानी कि करीब 60% ज़्यादा का CAGR इस पर्टिकुलर कंपनी ने जनरेट किया है। इस सेगमेंट में ऐसी कौन सी खास बातें हैं, इस इंडस्ट्री की डायनेमिक्स किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इस पूरे सेगमेंट में अलाइंड हैं और क्यों ये कंपनीज इतनी आगे बढ़ जाती हैं जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस भी रहते हैं, यही सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरी किसी भी बात को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की गलती मत करिएगा, वरना ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। आज की वीडियो में समझने की कोशिश करिए कि कैसे रियल टाइम मार्केट्स में इस तरह के सेगमेंट्स की और इस तरह की छोटी कंपनीज की एनालिसिस की जाती है, कैसे रियल टाइम मार्केट्स में हम अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं और कैसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी सेगमेंट में आने वाले समय में कितनी ग्रोथ रह सकती है। एक बात का ध्यान रखना और बहुत ज़रूरी है, जब भी हम फ्यूचर ग्रोथ अजम्पशंस करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी या कोई श्योरिटी नहीं है कि जिस कंपनी के बारे में या जिस सेगमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो वैसे ही रिटर्न्स देगी जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिटर्न्स काफ़ी हद तक वेरी भी कर सकते हैं। एक पॉजिटिव आउटलुक होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी का या सेक्टर का बिहेवियर उसी तरीके से रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर आप मेरी मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर ये सीखना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम मार्केट्स में इस तरह की एनालिसिस की जाती है और अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत किया जा सकता है, तो मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच करीब 6.14 ट्रिलियन रुपीज यानी $73 बिलियन का टर्नओवर अचीव किया। एक रीसेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से ये पिछले साल के मुकाबले करीब 9.8% की ग्रोथ है। जुलाई 2024 में ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ACMA ने फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए एक ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट रिलीज की। एसोसिएशन का मानना है कि कंसिस्टेंट व्हीकल प्रोडक्शन, एक स्ट्रॉन्ग आफ्टर मार्केट और बढ़ते एक्सपोर्ट्स ने ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जो पिछले साल के करीब 55.9 बिलियन रुपीस को सरपास कर सकता है। डोमेस्टिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट सप्लाई में करीब 8.9% की ग्रोथ हुई है और ये इंडियन रुपीस 5.8 ट्रिलियन यानी कि करीब $61 बिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का योगदान 6% है। इंडिया के ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट्स FY 23-24 में 5.5% बढ़कर करीब $21 बिलियन तक पहुंच गए, जबकि इंपोर्ट्स 3% बढ़कर करीब $21 बिलियन तक हो गए, जिसके कारण करीब $300 मिलियन का ट्रेड सरप्लस देखने को मिला। इंडिया का आफ्टर मार्केट सेगमेंट जो कि करीब 939 बिलियन रुपीस का है यानी करीब $11 बिलियन का है, इसमें 10% की ग्रोथ हुई है। आफ्टर मार्केट का मतलब है वो मार्केट जो स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है जो किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे कि ऑटोमोबाइल की मेंटेनेंस या इंप्रूवमेंट के लिए होती हैं। इस सेगमेंट में ऑटोमोबाइल रिप्लेसमेंट पार्ट्स और एसेसरीज भी इंक्लूडेड हैं। इंडिया के स्टेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रोथ ने FY 23-24 में सेक्टर को प्री पैंडेमिक परफॉर्मेंस लेवल्स तक वापस पहुंचा दिया। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और राइजिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स के बाद भी इंडिया के ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स बढ़े, जबकि ओवरऑल इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स लास्ट फिस्कल में घट गए थे। आगे देखते हुए अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो फेवरेबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज और 7% की जो प्रेडिक्टेड GDP ग्रोथ है वो भारत के ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को FY 25 में भी अच्छा परफॉर्म करवा सकता है। अब हम आते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को किस तरीके से इन कंपोनेंट्स की सेल की जाती है। डोमेस्टिक सेल्स ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स OEMs के लिए करीब $61 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 9% की ग्रोथ को दिखाते हैं। ये ग्रोथ वैल्यू एडेड कंपोनेंट्स, लोकलाइजेशन एफर्ट्स और बड़े ज़्यादा पावरफुल व्हीकल्स के लिए मार्केट प्रेफरेंस के कारण हुई है।
अगर हम एक्सपोर्ट्स को देखें तो भारत में ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स 23-24 में 5.5% बढ़कर करीब 21 यूएस बिलियन डॉलर्स हो गए थे, जो कि पिछले साल इसी समय करीब 20 बिलियन यूएस डॉलर्स थे। नॉर्थ अमेरिका जो एक्सपोर्ट्स का 32% अकाउंट करता है, वहां 4.5% की ग्रोथ हुई। यूरोप और एशिया का शेयर भी करीब 33% 24% बढ़ा, जिसमें यूरोप के एक्सपोर्ट्स 12% तक बढ़े, जबकि एशिया के एक्सपोर्ट्स फ्लैट रहे। की एक्सपोर्ट आइटम्स में ड्राइव ट्रांसमिशन एंड स्टीयरिंग, इंजन कंपोनेंट्स, बॉडी एंड चेसिस और सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम्स इंक्लूडेड हैं। इंडिया में ऑटो कंपोनेंट इंपोर्ट्स 3% बढ़कर 23-24 में करीब 21 यूएस बिलियन डॉलर्स हो गए थे, जो कि पिछले साल करीब 20 बिलियन यूएस डॉलर्स थे। एशिया इंपोर्ट्स का 66% पार्ट अकाउंट करता है और यूरोप 26%, नॉर्थ अमेरिका 8%। एशिया से इंपोर्ट 3% बढ़ चुके हैं। की इंपोर्ट आइटम्स में आते हैं इंजन कंपोनेंट्स, बॉडी एंड चेसिस, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग और ड्राइव ट्रांसमिशन एंड स्टीयरिंग। इस सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डायनेमिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इस सेगमेंट को अच्छे से समझना चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर हेवीली डिपेंड करती है, खासतौर के एडवांस टेक्नोलॉजीज और स्पेशलाइज्ड फीचर्स के लिए, जो इसे ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस और करेंसी फ्लक्चुएशंस के लिए काफ़ी वल्नरेबल बना देते हैं। जनवरी 2024 में एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के हिसाब से स्मॉल कार्स के लिए इनपुट्स का लोकलाइजेशन मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज के द्वारा 85% से ज़्यादा है। लेकिन मिड और हाई सेगमेंट कार्स की बढ़ती डिमांड क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लोकल प्रोडक्शन की जरूरत भी बनाती है। जो छोटी पैसेंजर कार्स हैं उनका लोकलाइजेशन यानी कि उनके स्पेयर पार्ट्स भारत में अब तक मैन्युफैक्चर हो रहे थे क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। बट पिछले कुछ सालों में हमने क्लियर कट शिफ्ट देखा है जिसमें हैवी व्हीकल्स, एसयूवीज, एमयूवीज की तरफ काफी ज्यादा रुझान हुआ है, जिसकी वजह से ये नीड जनरेट होती है कि इन गाड़ियों के कंपोनेंट्स भी अब भारत में बनाए जाएं ताकि इंपोर्ट्स पे हमारी डिपेंडेंस कम हो सके। FY 21-22 में इंपोर्टेड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की वैल्यू करीब 20 यूएस बिलियन डॉलर्स एस्टिमेट की गई थी, जिसमें 60% OEMs और 40% ऑटो पार्ट सप्लायर्स से आए थे। की इंपोर्ट्स में इंजन्स, ड्राइव ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडेड थे, जिसमें चाइना सबसे बड़ी सोर्स थी, जिसके बाद आता है जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया और थाईलैंड। इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर दुनिया का 3rd लार्जेस्ट सेक्टर बना, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स 23 में 4 मिलियन यूनिट मार्क को क्रॉस कर रही थी। सेक्टर का टर्नओवर अब 180 यूएस बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का करीब 40% हिस्सा अकाउंट करता है। अब आते हैं उस कंपनी में जिसकी मैंने केस स्टडी पहले भी आपके साथ डिस्कस करी है और अपनी मल्टीबैगर वर्कशॉप में भी मैंने इसको डिस्कस किया था एज अ केस स्टडी, और वहाँ से ये स्टॉक करीब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। इसकी मल्टीप्लिकेशन की क्या वजह रही है, किस वजह से इस स्टॉक को रिट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज करना जरूरी है, इस कंपनी के अंदर क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन सकती है आज के टाइम में भी, अगर हम समझना चाहते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा सेगमेंट और ये पूरी इंडस्ट्री फंक्शन करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी होने के बाद भी ये कंपनी स्मॉल कैप रही, ग्रोथ फेज में रही और उसके बाद भी इस कंपनी ने बहुत हाई डिविडेंड्स दिए हैं। कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स और सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करते हैं और ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में सप्लाई करते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स जैसे कि रेडिएटर्स, चार्ज्ड एयर कूलर्स, फ्यूल कूलर्स, ऑयल कूलर्स, एसी कंडेंसर्स, डीएरेशन, प्लास्टिक टैंक्स, मेटल लेयर्ड गैस्केट्स और हाइब्रिड इलास्टोमेरिक मोल्डेड गैस्केट्स इंक्लूड करते हैं। कंपनी के इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स और गैस्केट्स इंटरनल कंबस्शन इंजन्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, जिनके एप्लीकेशंस पैसेंजर कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में काफ़ी वाइड रेंजिंग होती है। कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर्स के लिए एफिशिएंट कूलिंग मॉड्यूल्स डिज़ाइन और डेवलप करती है, यानी कि जिस ऑटोमोबाइल कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से ये अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। अपने एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ये आफ्टर मार्केट को सर्व करती है और ग्लोबल आफ्टर मार्केट और OEM कस्टमर्स को एक्सपोर्ट करती है। अगर हम इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो OEMs को करीब 55 से 60% वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, आफ्टर मार्केट से 15%, एक्सपोर्ट से 30%, जिसमें भारत से करीब 32% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है और इंटरनेशनल यानी कि एक्सपोर्ट से करीब 68%। अशोक लीलैंड, आइशर, महिंद्रा, गोदरेज, टाटा TVS, स्वराज माजदा, JCB, जॉन डियर, इस तरह की और कंपनीज इनके कस्टमर्स में यानी कि इन क्लाइंट लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं और करीब 3.33 मिलियन रेडिएटर्स पर ईयर ये प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है।
कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है और काफी अच्छी तरीके से फैला हुआ है। यूरोप में भी कंपनी के 9 वेयर हाउसेज है जहां से वो लोकल एरिया में यानी कि नियर बाय कंट्रीज में और नियर बाय एरियाज में ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाते हैं। वडोदरा में कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है। कुछ टाइम पहले इन्होंने बैंको न्यू एनर्जी कूलिंग सिस्टम्स की एक होली ओन्ड सब्सिडरी फॉर्म करी थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑल्टरनेटिव इंजन फ्यूल सिस्टम्स की कूलिंग सिस्टम नीड्स को कैटर करता है। अक्टूबर 23 में गुजरात के नए प्लांट में लोकोमोटिव्स के लिए हीट एक्सचेंजर्स की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दी गई थी। कंपनी ने 22 से 24 के बीच 40% रेवेन्यू ग्रोथ ऑब्जर्व की है जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंक्रीज और आफ्टर मार्केट सेगमेंट में नए प्रोडक्ट कैटेगरीज के एक्सपेंशन से ड्राइव हुई है। बैंको गैस्केट्स इंडिया टियर 1 और टियर 2 OEM सेगमेंट्स में प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है और काफी कॉम्प्लेक्स ऑटोमोटिव प्रोफाइल्स के लिए एडवांस इलास्टोमेरिक सॉल्यूशंस डेवलप करने पे भी काफी ज्यादा फोकस्ड है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक और कंपनी आउटलुक, कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी के प्लान्स और एक्सपेंशंस को ओवरलैप करके एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। यानी कि हम इंडस्ट्री और सेगमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग भी अचीव कर सकते हैं और साथ ही साथ कंपनी को समझने में भी हमें काफी हेल्प मिलती है और इसी तरीके से रियल टाइम मार्केट्स में अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। चलने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि अगर आप मेरी मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर रियल टाइम मार्केट्स में इस तरह की एनालिसिस कैसे की जाती है इसे सीखना चाहते हैं तो मेरी वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।